एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर जो भी यहाँ पे इन फ्यूचर के शिक्षक हैं। और हम आपको बता दें कि आज जो है हम यहाँ पे आपका जो है चलाने वाले हैं सुपर टेट स्पेशल सुपर टेट प्लस यूपी टेट, सुपर टेट यूपी टेट 2023 एंड 24, सुपर टेट यूपी टेट 2023 और 24 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत यहाँ पे हमारी जो है सुपर टेट की और यूपी टेट की क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है। ओके, तो अभी तो जो है ये हमारे यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं बता दूँ जो हमारे यहाँ पे आज हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं सुपर टेट में, वैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 14 है। इसमें सभी आपके ऑल सारे, चाहे आर्ट्स के हो चाहे वो साइंस के हो, सारे ऑल हैं यहाँ पे। और लैंग्वेज भी तीनों हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे जो है संस्कृत। और इंग्लिश को भी हम अच्छे से बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से पहले अच्छे से हम इंग्लिश को यहाँ पे सीखेंगे और फिर उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले लगाएंगे। और यहीं पे हम आपको बताते हैं, हम सारी चीज़ बेसिक से करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे और फिर उनके क्वेश्चन लगाएंगे। तो थ्योरी कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि वो वाली आपकी बुक वाली, वो वाली नहीं थ्योरी। हम थ्योरी आपको वो बताएंगे जो ओनली आपके पेपर में पूछी जाती है, मेन वाली। ये नहीं कि हाँ हमने कहीं से भी उठाकर आपको पढ़ा दिया, ये वाली नहीं। ये पढ़ाएंगे बिल्कुल जो कि हर एक लाइन में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे सुपर टेट में जो हमारा सब्जेक्ट है आज वो देखेंगे हम। देखो, सुपर टेट में जो आपका सीडीपी का पार्ट होता है ना, ये 3rd पार्ट में डिवाइड होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है यहाँ पे शिक्षण कौशल का, एक पार्ट होता है यहाँ पे जीवन कौशल का, एक पार्ट होता है बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास, जो कि आप यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास, है ना। तो सीडीपी के हमारे 3 यहाँ पे पार्ट हुए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे पार्ट होगा शिक्षण कौशल। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे शिक्षण कौशल को देखने वाले हैं। तो स्पेशल जो है आज हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल। और शिक्षण कौशल में हम पहले यहाँ पे थ्योरी देखेंगे। और थ्योरी में पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ज़्यादा आपकी स्पेशल है। और मिनिमम मैंने वही यहाँ पे थ्योरी आपकी इंक्लूड की है जो कि सारे हर एक पॉइंट्स में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो ये नहीं कि हाँ मैंने आपकी थ्योरी कहीं से भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी, वो बात नहीं है। मैंने आपकी सारी थ्योरी में आपके कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो पहले तो आज हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, वो है हमारा शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान विकास। इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना शिक्षण कौशल की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और साथ में जो हमारी वो यहाँ पे चल रही है ना एक क्लास आपकी ज्योग्राफी, है ना, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो ज्योग्राफी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, बाकी और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो भी आप कंटिन्यू देखते रहिए। वो भी हमारे यहाँ पे जीके के तौर पे डेली कंटिन्यूस डल रही है, कभी कभी नहीं डलती है लेकिन हम डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके जो है 12 पार्ट हो चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। तो यहाँ पे जो है आज हमारा जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट है हमारा शिक्षण कौशल। और हाँ, ये मेरी जो है खुद की ही हैंड राइटिंग है। और बिल्कुल अगर आप भी ऐसे ही देखते हुए बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। अगर आप भी अपनी खुद की हैंड राइटिंग से अपने नोट्स को क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेंगी। क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन ही जो है एक हमें सफलता की पहली कुंजी होती है। अच्छी जो है यहाँ पे अच्छा अगर मार्गदर्शन है तो फिर तभी हम सफलता को गेट कर सकते हैं, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले शिक्षण कौशल है हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट्स है वो है शिक्षण कौशल। और फर्स्ट सब्जेक्ट्स में शिक्षण कौशल में चैप्टर है फर्स्ट हमारा आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। क्या है? आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। तो आधुनिक भारतीय समाज में किस तरह की शिक्षा थी, एजुकेशन पहले कैसी थी, ये हमको बताना है। तो अब तो यहाँ पे शिक्षा किस तरह की है ना, पहले कैसी थी। अब तो यहाँ पे शिक्षा आपकी समावेशी शिक्षा है ना। लेकिन पहले यहाँ पे जो है आधुनिक भारतीय समाज में कैसी एजुकेशन थी, तो ये हमको देखना है। और इसमें भी जैसा वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन, बौद्ध कालीन, है ना, ये बिल्कुल आपके स्पेशल सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो मेन हमारा आज यहाँ पे जो है फोकस है वैदिक कालीन शिक्षा। तो जो ये वैदिक कालीन शिक्षा है, वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके केवीएस के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके ये आएंगे।
तो वैदिक कालीन जब शिक्षा चलती थी वेदों में, वैदिक कालीन का मतलब होता है वेदों में, वेद शिक्षा। ओके, तो वैदिक कालीन में जब शिक्षा चलती थी तो ये बिल्कुल निःशुल्क होती थी। क्या होती थी? बिल्कुल निःशुल्क होती थी। कोई भी यहाँ पे जो है पैसा वैसा नहीं लगता था। प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती थी। और हाँ, पहले जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती, तो गुरुकुल शिक्षा थी। पहले जो है आपके स्कूल से विद्यालय कॉलेज नहीं थे, वो बाद में आएंगे। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, फिर बताएंगे कौन सी यहाँ पे स्टेज में हमारे स्कूल से विद्यालय है ना जो है यहाँ पे किसने बनाए और कब आए। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में स्कूल विद्यालय नहीं थे, सिर्फ ओनली गुरुकुल थे। तो निःशुल्क शिक्षा थी और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत का। तो शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे शिक्षा का माध्यम हिंदी और भी सारे सब्जेक्ट, लेकिन पहले क्या था? पहले मेन था इनका संस्कृत। और हाँ, यहाँ पे जो आम आदमी होते हैं ना, जैसे कि आम आदमी, जैसे कि यहाँ पे लकड़हारे या फिर कोई ऐसे भी जो यहाँ पे पिछड़ी हुई जाती है ना, तो ये भी संस्कृत बोला करती थी। क्योंकि उनकी जो वहाँ पे, जैसे कि हमारी मातृभाषा जैसे हम कह सकते हैं क्या है भाई, हिंदी है, तो हम तो हिंदी को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही उनकी भी क्या थी? संस्कृत। बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट थी। ओके, क्योंकि उनका रहन सहन संस्कृत में था, उनकी भाषा क्षेत्रीय संस्कृत थी। तो इस वजह से पहले सभी जो है आम जो बंदे होते थे वो भी संस्कृत का ही यूज़ करते थे। शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा जो है राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, वो बिल्कुल मुक्त थी। ये नहीं है कि हाँ राज्य जैसे चाहेगा, जैसे आयोग चाहेगा ऐसे ही होगा, है ना, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुरुकुल की एकांत में स्थापना। गुरुकुल की एकांत में स्थापना की गई थी, जहाँ पे शोर शराबा, बिल्कुल एक अच्छा माहौल, बहुत ही फैसिलिटी, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा एक गुरुओं का और शिष्यों का एक अच्छा आनंद पूर्वक वहाँ पे जो है आपका एक जो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था गुरुकुल में। और फिर इस तरीके से वो बच्चों को यहाँ पे गेट करते थे एजुकेशन को। शिक्षा की शुरुआत 5 उम्र की विद्या आश्रम संस्कार द्वारा घर पर ही होती थी। अच्छा, हम आपको बता दें, शिक्षा की स्टार्टिंग 5 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, ये याद रखना, ये पॉइंट आने वाला है, इम्पोर्टेंट है। 5 वर्ष की उम्र में जब हम घर पर ही शिक्षा लेते थे, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब हमारी यहाँ पे स्टेज एज की 5 ईयर होती है और हम घर पर ही शिक्षा लेते हैं, हमें घर पर ही कोई शिक्षा देता है कि हम बाहर नहीं जा सकते भाई, किसी का यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि किसी का बजट नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई गुरुकुल में नहीं भेज सकता, है ना, या फिर किसी के यहाँ आना जाना नहीं है भाई, अपनी अपनी बात होती है, कोई नहीं आ जा पाता है, कोई चले जाता है, कोई उस शिक्षा ग्रहण कर रहता है। पहले आदमी पे इतना बजट नहीं होता था कि हाँ वो हर जगह अपने बच्चे को भेज सके, तो जिसका ऐसे नहीं था, तो जो अपने घर पर ही शिक्षा देता था अपने बच्चों को, है ना, उसे कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। क्या कहते हैं? विद्या आरंभ संस्कार। क्या कहते हैं उसे? विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, है ना, जिसमें उपनयन संस्कार किया जाता था। अच्छा, अगर हमको यहाँ पे उच्च शिक्षा लेनी है कि भाई हाँ हमारा बजट है, हम तो उच्च शिक्षा ले सकते हैं गुरुकुल में जाके, तो उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल में थे। और उसमें जो है जो भी वहाँ पे उच्च शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाता था, वो जो है यहाँ पे आपका उपनयन संस्कार कहलाता था। कौन सा? उपनयन संस्कार, उसे हम उपनयन संस्कार। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि 5 वर्ष में जो यहाँ पे बच्चा या फिर कोई भी घर पर ही शिक्षा ग्रहण करता था, तो वो यहाँ पे कौन सा संस्कार है? वो विद्यारंभ संस्कार है। अगर पूछे कि उस शिक्षा के केंद्र गुरुकुल में, है ना, जो जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था वो कौन सा संस्कार है? वो है उपनयन संस्कार। 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार, इसका क्या अर्थ होता है? समीप ले जाना, यानी कि गुरु के करीब ले जाना। तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है समीप ले जाना, किसके भाई? गुरु के। सब आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखो वैदिक कालीन शिक्षा ही चल रही है ना। आइए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एक तो है आपका यहाँ पे ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य। तो यहाँ पे देखो ऋतु, ऊपरी वस्त्र, मंत्र, आयु। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है और देखना है। देखो जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, जैसे कि यहाँ पे जाति हमारी बटी हुई है ना कि भाई वो यहाँ पे राजपूत है, वो यहाँ पे गुज्जर है, वो यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति का है, वो जनजाति का है,
वो अनुसूचित जनजाति का है, वो अनुसूचित जाति का है, और वो यहाँ पे ओबीसी में है, वो यहाँ पे SC ST ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे बटी हुई है ना, है ना। तो इस तरीके से पहले भी भाई एक तो ब्राह्मण लोग थे, एक क्षत्रिय लोग थे, एक वैश्य लोग थे। जो ब्राह्मण लोग थे उनकी ऋतु भाई वसंत ऋतु, जो क्षत्रिय थे वो ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म कहते हैं, जो वैश्य थे वो शरद कहते थे। अच्छा, ऊपरी वस्त्र कैसे पहनते थे ब्राह्मण? काले हिरण की खाल पहनते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे। जो वैश्य होते थे वो बकरे की खाल पहनते थे। अच्छा, मंत्र कौन सा था? तो ब्राह्मणों का मंत्र तो था गायत्री मंत्र, क्षत्रियों का मंत्र था त्रिष्टुप मंत्र, वैश्यों का मंत्र था जगती मंत्र। आयु ब्राह्मण की 6 से 8 वर्ष, क्षत्रिय की 10 से 11 वर्ष, वैश्य की 12 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रावधान है सारा। ये आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे पूछेगा कि पहले जो है ब्राह्मण की ऋतु है ना, वो क्या नाम देते थे यहाँ पे, उनके ऊपरी वस्त्र क्या पहनते थे, वो उनका मंत्र कौन सा था, उनकी आयु कितनी थी। क्षत्रियों की ऋतु, ऊपरी वस्त्र, मंत्र, आयु। वैश्य की ऋतु, ऊपरी वस्त्र, मंत्र, आयु। तो अगर पता है आपको बता देंगे, अगर नहीं पता है तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कट हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बिल्कुल फटाक से ही, खुद से मैंने नोट्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वेद की। अब हम बात करते हैं वेद। तो वेद के अध्ययन में चलते हैं। तो वेद के अध्ययन में कितना समय लगता है? 12 वर्ष। हमें वेद का पूरा ज्ञान लेना है तो 12 वर्ष की आपको यहाँ पे पूरी एजुकेटेड बनना होगा, आपको एजुकेशन गेट करनी होगी। तो वेद के अध्ययन में पूरे 12 वर्ष लगते हैं। पूछा अगर आपसे यहाँ पे आयोग पूछे क्वेश्चन को कि वेद के अध्ययन में कितना जो है यहाँ पे वर्ष का समय लगता है, तो वो लगता है 12 वर्ष। कितना लगता है भाई? 12 वर्ष। बिल्कुल यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए एक तरीके से। क्या कहते हैं? रट लीजिए। वैसे सब जानते हैं जो वेद होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है अथर्ववेद। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, एक तो ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक सामवेद, एक अथर्ववेद। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई। बिल्कुल हूबहू सारी एक एक पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे नोट देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट मैंने यहाँ पे आपको दिया है। 1 से 4 वेदों के ज्ञाताओं को क्रम से, यानी कि अब आपको यहाँ पे देखना है जिसको ऋग्वेद, जिसको यहाँ पे ऋग्वेद, जिसको यहाँ पे यजुर्वेद, जिसको यहाँ पे सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद का ज्ञान है तो उनको हम यहाँ पे आदित्य कहते हैं। जिनको ऋग्वेद, जिनको यहाँ पे ऋग्वेद का पूरा ज्ञान है उसको स्नातक कहते हैं। जिसको ऋग्वेद और यजुर्वेद इन दोनों का ज्ञान है उसको वसु कहते हैं। जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद और जिसको यहाँ पे जो है सामवेद का पूरा ज्ञान है उसको रुद्र कहते हैं, और जिसको यहाँ पे अथर्ववेद का पूरा ज्ञान है उसका आदित्य कहते हैं। तो 1 से 4 वेदों के ज्ञाताओं को क्रम से स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य कहते हैं। तो अगर पूछे आपको कि जिसको ऋग्वेद का पूरा ज्ञान है ना जिसको ऋग्वेद का पूरा ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। जिसको यहाँ पे यजुर्वेद का पूरा ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? वसु कहते हैं। जिसको यहाँ पे सामवेद का पूरा ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। जिसको अर्थवेद का पूरा ज्ञान है उसको आदित्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना कि सारे स्पेशल वहीं आएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब फिर यहाँ पे जो है वैदिक कालीन शिक्षा आपकी 2 भागों में डिवाइड होती है। वैदिक कालीन शिक्षा 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो यहाँ पे परा या धार्मिक शिक्षा, एक अपरा या लौकिक सांसारिक शिक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि वैदिक कालीन शिक्षा कितने भागों में डिवाइड की जाती है? 2 भागों में। एक को तो हम यहाँ पे परा या लौकिक शिक्षा कहते हैं और दूसरे को अपरा या लौकिक या फिर सांसारिक शिक्षा कहते हैं। जो ये परा या धार्मिक शिक्षा होती है ना, इसमें वेद, धर्म, यज्ञ, इन सब की बातें जो भी यहाँ पे देखो धार्मिक बातें हैं तो जो भी ये पढ़ाई जाती है वो आपकी यहाँ पे पराया धार्मिक शिक्षा है। अपराया लौकिक सांसारिक शिक्षा क्या होती है? इसमें पशुपालन, घुड़सवारी, वैद्य, हकीम आदि इन सब की शिक्षा जो दी जाती है वो यहाँ पे आपकी अपराय फिर लौकिक, यानी कि संसार से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है उसको हम यहाँ पे सांसारिक शिक्षा कहते हैं। आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो थम्स अप कीजिए और कमेंट करके बताइए, और जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सेशन यहाँ पे कैसा लग रहा है। आइए अब यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा में दंड व्यवस्था क्या है? तो भाई देखो, जहाँ पे गुरु और शिष्य होते हैं ना तो बिल्कुल हूबहू वहाँ पे दंड भी और पुरस्कार भी सब होते हैं, है ना। तो दंड भी तो मिलता है, ये थोड़ा है ना होता है कि भाई आप गलती नहीं करते, ये भी होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का दंड व्यवस्था क्या है? तो 2 प्रकार से दी जाती है। एक तो सामान्य दंड होता है, एक आपका कठोर दंड होता है। तो दंड व्यवस्था 2 टाइप्स की है।
जो सामान्य दंड देते हैं ना उसको तो उपवास कहते हैं। पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में है ना जो दंड व्यवस्था है तो सामान्य दंड व्यवस्था को क्या कहते हैं, उपवास कहते हैं। और जो कठोर दंड है इसमें उद्दालक नामक उपवास विद्यार्थी को करना होता है, यानी कि 3 महीने तक उपवास करना होता है। तो ये पूरा कठोर दंड होता है। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते हाँ भाई आप लोग मेरे आज ही 10 डंडे मार लीजिए, 20 डंडे मार लीजिए, 20-30 डंडे मार लीजिए, लेकिन हमको इतना लंबा यहाँ पे जो है आप दंड मत दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर वैदिक कालीन में ही आपका एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समावर्तन संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा का अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। हूबहू आपसे आयोग यही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुकुल से विदा लेकर, जब आपने गुरुकुल से पूरी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर ली तो भाई जिसको भी गृहस्थ जीवन में जाना है, प्रवेश करना है, तो शिक्षा का जो अंतिम संस्कार होता है वो समावर्तन संस्कार कहलाता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पुटअप करें गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा का अंतिम संस्कार क्या कहलाता है, तो यहाँ पे समावर्तन संस्कार कहलाता है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमारा बनता है एक नोट आता है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में दीक्षांत समारोह, वर्तमान में कैसी है भाई यहाँ पे, तो वर्तमान में है दीक्षांत समारोह। शिक्षा को जो बोलते हैं कि हमारी पूरी हो गई तो भाई हम घर जा रहे हैं, तो वो दीक्षांत समारोह कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके। इसमें ही वैदिक कालीन शिक्षा में महिलाओं की दशा बेहतर है ना, महिलाओं की जो दशा थी वो भी एजुकेटेड बन सकती थी, ले सकती थी, बेस्ट थी। परीक्षाएं भाई मौखिक होती थी। कक्षा नायक पद्धति की शुरुआत, जो ये आपकी वैदिककालीन शिक्षा है ना, इसमें कक्षा नायक पद्धति की शुरुआत हो गई थी। ये केविस में आपका हूबहू ऐसे ही पूछा गया था कि कक्षा नायक पद्धति की शुरुआत किस कालीन में हुई थी, तो वैदिक कालीन में। अनुकरण रटन शिक्षा, उस टाइम में अनुकरण रटन शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। गुरु शिष्य में पिता पुत्र की तरह संबंध था। वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, इनमें पिता और पुत्र की तरह संबंध होता था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे यहाँ पे जो है वैदिक कालीन शिक्षा तो फिनिश हुई। अब हमारे यहाँ पे चलती है बौद्धकालीन शिक्षा। हूबहू आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। और फिर सारे सेशन के क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाएंगे, बहुत बेस्ट होगा, मैराथन चलेगी ज़बरदस्त वाली। तो जुड़िए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से। अगर आपको यहाँ पे पूरी सुपर टेट की तैयारी करनी है आज से, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो बौद्धकालीन शिक्षा ये दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जाती है। हाँ, अगर समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात होती है तो आपकी बौद्धकालीन शिक्षा से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जाती है किस काल में, तो बौद्ध काल में कही जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है बौद्ध शिक्षा विहारों संघों मठों में दी जाती थी, राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था। जो बौद्ध शिक्षा होती थी वो विहारों संघों मठों में दी जाती थी, राज्य का इसमें भी कोई नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल जैसे आपकी वैदिक कालीन में था। नेक्स्ट, ये भी आपकी जो बौद्धकालीन शिक्षा है 2 भागों में डिवाइड है, एक तो प्राथमिक शिक्षा, एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती थी बौद्धकालीन में। जो उच्च शिक्षा होती थी उसके लिए शुल्क अदा करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अगर आपको प्राइमरी लेवल की यहाँ पे टीचिंग करनी है तो बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको उच्च शिक्षा भी ग्रहण करनी है तो भाई शुल्क अदा कीजिए, पैसा दीजिए, और फिर आगे आप जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा की स्टार्टिंग, शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होता था। सभी के लिए उम्र 6 वर्ष थी। तो अगर पूछे कि बौद्धकालीन शिक्षा में सभी के लिए उम्र कितनी थी, 6 वर्ष में आपका यहाँ पे एडमिशन होता था, तो 6 वर्ष थी। और भाई जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें स्टार्टिंग जब होती थी, आप जब स्टार्टिंग में यहाँ पे एडमिशन लेते थे प्राइमरी लेवल में, तो तब उस टाइम को क्या कहते हैं, प्रवज्जा या फिर प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। ये कौन से काल की है, बौद्धकालीन की, याद रखना। प्रवज्जा का क्या अर्थ होता है, बाहर ले जाना। प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर ले जाना। बिल्कुल हूबहू आपसे आयोग ऐसे ही पूछेगा कि प्रवज्जा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बाहर ले जाना। इस शिक्षा में बालक अपने सिर के बाल मुड़वाकर गुरु की शरण में जाकर शरण प्रिय वादे कस्मे का वचन लेता था। जब ये बौद्धकालीन शिक्षा लेना यहाँ पे चाहता था बंदा, तो तब वो क्या करता था, अपने सिर के बाल मुड़वाता था, फिर गुरु की शरण में जाकर शरण प्रिय वादे कस्में खाता था और वचन लेता था। 3 वचन यहाँ पे उसको लेने होते थे। जिसको भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेनी होती थी उसको भी 3 वचन लेने होते थे।
एक तो बुद्धम शरणम गच्छामि, एक धम्मम शरणम गच्छामि, एक संघम शरणम गच्छामि। ये यहाँ पे जो है तीन जो है उसको यहाँ पे ये वचन लेने होते थे, कस्में खानी होती थी, वादे करने होते थे। नेक्स्ट, बोधकालीन शिक्षा की बात चल रही है। इसके बाद ही छात्रों को मठों में प्रवेश मिलता था। जब ये सारा यहाँ पे प्रोसेस हो जाता था ना, तो तभी उनको एडमिशन मिलता था मठों में। और मठों में निवास करने वाले छात्रों को सामनेर या श्रमण कहते थे। जब ये सारी प्रोसेस कर लेता था बंदा, फिर वो क्या करता था, जब मठों में प्रवेश कर लिया उसने, तो मठों में निवास करने वाले हम स्टूडेंट्स को सामनेर श्रमण यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, अध्यापकों को क्या कहते थे? उपाध्याय या फिर उपाध्याय कहते थे। तो जो भी बोधकालीन शिक्षा में बच्चों को शिक्षा यहाँ पे प्राप्त कराता था, जो गुरु होते थे उनको उपाध्याय या फिर उपाध्याय कहते थे, और जो यहाँ पे शिष्य होते थे उनको सामनेर या फिर श्रमण कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोधकालीन शिक्षा का ही है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृत भाषा सिखाने के लिए सिद्ध रस्तु नाम पुस्तक पढ़ाई जाती थी। इसमें 49 अक्षर होते थे। तो प्राइमरी लेवल पर आपको जो है सिखाने के लिए सिद्ध रस्तु नाम पुस्तक पढ़ाई जाती थी बोधकालीन में, और इसमें 49 अक्षर होते थे। अगर पूछे आपसे कि सिद्ध रस्तु नाम पुस्तक किस काल में पढ़ाई जाती थी, तो बोधकालीन शिक्षा में, और इसमें कितने अक्षर होते थे? तो 49 होते थे। ये पॉइंट्स याद कर लेना है। मठों में दिनचर्या अनुशासित कठोर 10 वचन लेने होते थे, जिन्हें 10 शिक्षा पदानी कहते थे। तो मठों में दिनचर्या अनुशासित कठोर 10 वचन लेने होते थे, और जिन्हें हम 10 शिक्षा पदानी कहते थे। अगर पूछे कि मठों में दिनचर्या अनुशासित कठोर 10 वचन लेने होते थे, इन्हें हम क्या कहते थे? 10 शिक्षा पदानी कहते थे। ये किस कालीन से संबंधित है? बोधकालीन से ये यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट, फिर अब देखो कौन कौन से यहाँ पे आपको वो जो है 10 वचन लेने होते थे। तो 10 पॉइंट्स, एक तो अहिंसा का पालन, एक सदैव सत्य बोलना, यानी कि अहिंसा का पालन। बिल्कुल आप एक अच्छे जो है यहाँ पे एक जो है अच्छे वे पे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे। सदैव सत्य बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य बोलना। शुद्ध यहाँ पे जो है उच्चारण नहीं, आपका यहाँ पे कुछ और था, मैं भूल गई, है ना। सही आहार, बिल्कुल एक आपको अच्छा पौष्टिक लेना होता था, शाकाहारी। मादक पदार्थों से दूर रहना, जो आपके यहाँ पे शराब वगैरह होते हैं ना, इन सब से दूर रहना। निंदा नहीं करना, किसी की भी ईर्ष्या नहीं करना, किसी को जलना नहीं। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट, सरल जीवन व्यतीत करना, बिल्कुल सरल सादा जीवन व्यतीत करना। ये नहीं कि आप फैसिलिटी में यहाँ पे उड़ रहे हैं, तो ये नहीं होता इसका मतलब। नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना, हाँ भैया आप कहीं भी यहाँ पे जो है डांस वांस देखने जा रहे हैं, है ना, कहीं कहीं घूम रहे हैं, तमाशे देख रहे हैं, है ना, तो ये इन सब से दूर रहना होता था। दूसरे की वस्तु बिना इजाज़त न लेना, हाँ किसी दूसरे की बंदे की यहाँ पे चीज़ कोई भी हो, चाहे किसी भी तरह की वस्तु हो, उसको उसकी बिना इजाज़त के नहीं लेना। दान में महंगी वस्तु हीरे जवाहरात न लेना, हाँ भाई आपकी शादी हो रही है तो ये नहीं कि हाँ आप पूरा दहेज लेना, है ना, तो दान में कोई भी महंगी वस्तु हीरे जवाहरात न लेना। ये वो भैया ऐसे थोड़ा ही ना बन गए, बहुत ही ज़्यादा आपको करना पड़ता था, तभी तो बोध में आपको यहाँ पे एक अच्छा नागरिक माना जाएगा, एक अच्छा बंदा माना जाएगा। तो भाई बोधकालीन शिक्षा हो या फिर चाहे बोध में आपको जाना हो, तो इन सब का तो यहाँ पे त्याग करना होगा, तभी तो ये 10 यहाँ पे, तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे पूछ लेगा कि ये 10 पॉइंट्स जिसमें एक नहीं है तो 3 दे देगा, एक और कोई दे देगा, तो पूछेगा किस की बोधकालीन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ आपको 10 के 10 पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, 12 वर्ष बाद गृह आश्रम लौट सकते थे। जो नहीं लौटता था आजीवन बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। फिर यहाँ पे इनसे अलग नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो 10 पॉइंट थे, अब हमारे वहाँ पे 9 पूरे हो गए थे, ये 10 है यहाँ पे। 12 वर्ष बाद गृह आश्रम लौट सकते थे, यानी कि जब आपने पूरी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर ली, है ना, तो फिर आप अपने घर लौट सकते थे। और जो घर लौटना नहीं चाहता था, जो आजीवन बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, यानी कि जो बिल्कुल पूरी लाइफ अपनी बौद्ध धर्म में ही बिताना चाहता था, उसको उपसंपदा संस्कार कहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ, सुप्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये तो सबको पता है, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुप्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। नेक्स्ट ये लास्ट है हमारा इस सेशन के पॉइंट्स। फिर 12 हो गए थे ना वहाँ पे, 13 पॉइंट्स हैं आपके बोधकालीन शिक्षा के ही चल रहे हैं।
बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा शुरुआत में नहीं थी, बाद में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। पहले बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्त्रियों का भी प्रवेश हुआ इसमें। परीक्षाएं बिल्कुल मौखिक थी, लिखित नहीं थी, मौखिक थी। शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी, जो कि संस्कृत का अपभ्रंश थी। कहीं कहीं पर पाली भाषा भी थी। यानी कि अगर पूछे कि बौद्धकालीन शिक्षा में किस तरह की भाषा का यहाँ पे जो है प्रचलन था, तो संस्कृत का था, है ना। कहीं संस्कृत भाई कहाँ से आई, अपभ्रंश से। और कहीं कहीं पे पाली भाषा, हाँ पाली भाषा अगर पूछेगी, पाली भाषा भी यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा में आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये आज का यहाँ पे सुपर टैट का, स्पेशली सुपर टैट के लिए ये थ्योरी ऐसी आपको कोई भी यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा। पहली बार, जी हाँ, आपको भी देखना होगा यहाँ पे पहली बार यूट्यूब पर कोई इस तरीके से आपको इतना अच्छा सेशन और इतनी अच्छी यहाँ पे जो है थ्योरी प्रोवाइड करा रहा है, वरना कोई नहीं कराता, सब क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ले आते हैं कि हम 30 क्वेश्चन ले आए, जबरदस्त सुपर टैट के आइए और क्लियर कीजिए और अपने यहाँ पे जो है एम को प्राप्त कीजिए। तो वही पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जब भी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे इसी तरीके से कराऊंगी, पर आपको मेरा साथ यहाँ पे देना होगा, मेरे साथ में बने रहना है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये बेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, तो आप यहाँ पे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही मैं यहाँ पे करूँगी, वरना तो नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको छोड़ दूँगी और आप मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।